हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। ये मेरा दूसरा वीडियो है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास पर। पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। इसके लास्ट में अगर हमें पूरा अगला वीडियो देखना चाहते हैं, पुराना वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास वाला होगा, उसको दबा के पूरा देख सकेंगे। या तो मैं लास्ट में आपका लिंक दूंगा जिसको आप टच करके देख सकेंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। तो बस्तर के छिंदक नागवंश आज हम लोग जो वर्णन करने वाले हैं, बस्तर के छिंदक नागवंशों का वर्णन करने वाले हैं। ये वास्तव में हिंदी ग्रंथ अकादमी पर आधारित है, जो कि मैंने उठाया है डॉक्टर राम कुमार बिहार और छत्तीसगढ़ संदर्भ। वास्तव में बिहार नहीं, बिहार है। राम कुमार बिहार और छत्तीसगढ़ संदर्भ जो है, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, उस पर आधारित है। तो कुछ जो राजाएं हैं, जो छिंदक नागवंश के राजाएं हैं, उनमें करीब मेन जो राजा हैं उनका क्रम इस प्रकार है। नृपति भूषण 1023 ईसा ईस्वी, फिर जगदेव भूषण धरावर्ष आए 1060 ईस्वी के आसपास। मधुरांतक देव 1065 से 1069 ईस्वी। सोमेश्वर देव प्रथम 1069 से 1111 ईस्वी। कन्हर देव प्रथम 1111 ईस्वी। जयसिंह देव और सोमेश्वर देव द्वितीय दोनों ने शासन का लगभग 1208 ईस्वी के आसपास मिलता है इनका। नरसिंह देव 1218 से 1224 ईस्वी के बीच मिलता है। कन्हर देव द्वितीय 1242 और हरिश्चंद्र देव 1324 ईस्वी मिलता है। अगर सवाल उठता है इस सब का, तो हमको मैं नहीं बोलता कि सबको आपको याद करना होगा, लेकिन कभी आप लोग भूल जाते हो कि सर हमें याद नहीं रहता कि कौन सा राजा कम होगा, कौन सा ये छिंदक नागवंश के राजाएं हैं। तो एक चीज बता दूं, अगर नाग बात कर लिया जाए, जैसे हमें याद करवाए नाग सांप, नागवंश ना। अब नाग से याद करो तो एक चीज याद करना, जो नाग सांप है ये किसका गहना है, आभूषण है? तो भाई शिव भगवान का। आप ऐसे इसी से याद करो। तो नाग वंश से मैं याद करूं, नाग है शिव का क्या हो गया, आभूषण। नाग की विशेषताएं देखते जाओ, देखो शिव का क्या है, आभूषण। तो शिव का अगर आभूषण है तो पहला जो राजा होगा वो अपन कहेंगे भूषण। तो याद हो गया, नाक से याद करा, नाक में भूषण, तो पहले आप भूषण याद कर लो। देखो शिव जो जो आभूषण होता है, जो नाग होता है, उसमें बहुत सारी धारियां होती इस प्रकार का ना, सिर के ऊपर धारियां होती है। तो जो धारी से याद करोगे, दूसरी विशेषता नाग की जो धारी होती है इसकी, तो धरावर्ष यही इनका, ये तो इसका उपाधि था, जगदेव भूषण उपाधि था, वास्तव में धरावर्ष इसका नाम है। तो दूसरा राज्य जो हुआ वो कौन सा था, धरावर्ष हुआ। अब एक न शिव ने नाग को अपने गले में लपेटा, ठीक है। शिव ने विष पान किया, शिव ने क्या किया, विष पान किया। हमारे लिए विष जो है, जो तीसरी विशेषता नाग की, जो विष होता है, हमारे लिए जो विष है, जहर है, लेकिन शिव के लिए तो ये विष पान किया थे तो मधु हो गया। शिव को याद कर, शिव के लिए क्या हो गया, मधु हो गया। तो तीसरी विशेषता अपन राजा याद करेंगे, मधुरांतक देव। और याद करना, शिव से ही हम याद करेंगे, शिव के लिए सोमवार, चौथी विशेषता, शिव के लिए सोमवार की हम लोग पूजा आराधना करते हैं और सोमवार इंपॉर्टेंट है। तो हमारे अगर सोमेश्वर, सोमेश्वर देव प्रथम आ जाएगा ना, सोमेश्वर देव प्रथम याद हुआ आपको। आभूषण धारी होता तो धरावर्ष, फिर होता विष पान किया, माने विष, शिव के लिए मधु है तो मधुरांतक, और सोमवार को पूजा होता है शिव का, तो सोमेश्वर देव आ जाएगा। और बस लास्ट याद करेंगे इसका, लास्ट जो हरिश्चंद्र देव, जो एक और राजा लास्ट अपने को याद करना है, हरिश्चंद्र। और एक जो है शिव का एक आभूषण और है जो अपने मुकुट में लगा होता है, उनके जो सर पे लगा होता है वो होता है चंद्र। चंद्र लगा होता है तो अपन को याद करना हरिश्चंद्र ना, हरिश्चंद्र देव आपको याद करना होगा। तो इस प्रकार का आप याद कर सकें, दिमाग में बैठा सकेंगे कि ये राजा हुए। तो मेन राजा का हम लोग एक एक बार इसको देखते चलेंगे। तो सबसे पहले मुख्य बिंदु पर आ जाते हैं। मुख्य बिंदु की अगर मैं बात करूं तो नागवंश के छिंदक नागों का बस्तर में शासन था। हम यहाँ पर देखते हैं छिंदक नागवंश बस्तरों में शासन कर रहे थे, वहीं कवर्धा पर फणी नागवंश शासन कर रहे थे। अगर आपसे कुछ छिंदक, आप जानते हो नक्सली लोग पूरा छेद देते हैं यार बंदूक की गोलियों से, तो सिंपल नक्सली से याद करना, बस्तर में छिंदक नागवंश रहते थे। और कोबरा में फन होता फणी नागवंश, तो फणी नाम कवर्धा, कवर्धा में कोबरा, कवर्धा मैंने कोबरा, कोबरा में फन फैलाते हैं, फणी नागवंश हो जाता है। छिंदक राजा ने बारसूर को अपनी राजधानी बनाया। यह कश्यप गोत्र के थे। और बता दूं ये कौन से गोत्र के थे, तो कश्यप गोत्र के थे, इनकी राजधानी बारसूर थी। इनका ध्वज सर्प चिन्ह युक्त था तथा चिन्ह बाघ और बाघ सावा। क्वेश्चन बन सकता है ये सर्प चिन्ह युक्त तो बन जाएगा, लेकिन इस और चिन्ह था जिसमें बाघ और बाघ सावा, बाघ का बच्चा इनका चिन्ह होता था। इनकी अनेक उपाधियां थी, जिनमें प्रमुख तो सर्वोत्तम शहर भोगवती के स्वामी। याद रखना, सर्वोत्तम शहर भोगवती के स्वामी उपाधि धारण करते थे। छिंद कुल कमल भास्कर और छिंदक कुल तिलक,
छिंद कुल कमल भास्कर और छिंदल छिंदक कुल तलक, जिसमें भोगवती स्वामी, भोगवती के स्वामी, ये सबसे ज्यादा उपाधि मिलती है। राजा हरिश्चंद्र के टेमरा सती अभिलेख में इस अंचल के लिए चक्रकोट राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है। नागवंशी राजाओं का शिलालेख जो इंद्रावती नदी के उत्तर में मिला है, उनकी भाषा संस्कृत और लिपि देवनागरी थी। इंद्रावती दक्षिण भारत में बहती है, बस्तर साइड बहती है, जबकि इंद्रावती के दक्षिण के अभिलेख तेलुगु लिपि भाषा में अंकित है। पीछे ही मद्रास आपका दक्षिण भारत पड़ जाता है, तो यहाँ पर तेलुगु का प्रभाव ज्यादा है होगा। दोनों मिली है, संस्कृत में मिली है, संस्कृत में भी संस्कृत जो मिली उत्तर जो नदी है इंद्रावती नदी के उत्तर में मिली है, और दक्षिण से तेलुगु भाषा में इनके लिपि पर हमको अभिलेख प्राप्त होते हैं। कुछ प्रमुख राजा की अगर जिक्र कर लिया जाए तो पहला राजा हम देखते हैं नृपति भूषण। इसका आपको याद रखना होगा, एर्राकोट अभिलेख में इसका वर्णन है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई एर्राकोट अभिलेख किससे संबंधित है, तो एर्राकोट अभिलेख आपका नृपति भूषण, उसको भी याद करने की हम लोग कोशिश करेंगे। लास्ट में आपको बताऊंगा, चार्ट बना के बताऊंगा कि इसका कौन सा अभिलेख है, उसको कैसे याद करें। तो एर्राकोट अभिलेख का भी ध्यान देते हैं हल्के से। एर्राकोट अभिलेख इससे नृपति भूषण थे, और इसी समय चोल शासक राजेंद्र चोल ना, इन्होंने श्रीलंका पर भी विजय हासिल की थी, ने 1024 का चक्रकोट पर आक्रमण किया था। मैंने कभी क्वेश्चन पूछे कि राजेंद्र चोल ने छत्तीसगढ़ के चक्रकोट पर आक्रमण किया, तो कौन सा राजा जो चक्रकोट पर आक्रमण किया, तो शासक राजेंद्र चोल का नाम आपको याद होना चाहिए। इसी के बाद इसी का भाई जगदेव भूषण जो धरावर्ष के नाम से गद्दी पर बैठा 1060 ईस्वी के आसपास। जगदेव भूषण का सामंत, बस इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जगदेव भूषण का सामंत जो था चंद्रादित्य ने बारसूर में शिव मंदिर बनवाया था। चंद्रादित्य ने बारसूर में शिव मंदिर बनवाया था, इसका सामंत था। इसके बाद आता मधुरांतक देव। कहा जाता मधुरांतक देव जो है वास्तव में नागवंश का नहीं था। इसके बारे में ज्यादा हमको नहीं मिल पाता, ज्यादा उल्लेख नहीं हो पाता कि वास्तव में इसका क्या संबंधी था। बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन शायद तक जगदेव भूषण धरावास के बाद मधुरांतक देव और सोमेश्वर देव के बीच सत्ता संघर्ष हुआ होगा, और सत्ता संघर्ष में मधुरांतक देव जीत गया होगा। मधुरांतक देव इन लोग से क्या संबंध रखता था, ये हमको पता नहीं चल पाया है। यहाँ पर इतिहास में बहुत सारे उसमें, लेकिन ये नाग वंश का नहीं था, इतना है। तो मधुरांतक देव का जो शासन पता चलता है अभिलेखों से 1065 से 1069 ईस्वी, यह मूल नागों से पृथक वंश का था। इसके कुल की विशेषता धनु व्याघ्र था। वो नाग वंश का वो सावाक आवाक धारण भी नहीं करता था। ये अपनी विशेषता धनु व्याघ्र, याद रखना, धनु व्याघ्र का इसकी विशेषता थी। इसके कुल की विशेषता भ्रमरकोट, ये चक्रकोट नहीं, भ्रमरकोट मंडल का ही मधुरांतक देव मांडलिक था। वास्तव में ये कहाँ का मांडलिक था, तो भ्रमरकोट का, न कि चक्रकोट का। दो तो वहां बस्तर में थे, चक्रकोट और भ्रमरकोट। ये भ्रमरकोट मंडल का मधुरांतक देव मांडलिक था। मधुरांतक को राजपुर ताम्रपत्र में भ्रमरकोट का राजा कहा। सोमेश्वर प्रथम ने मधुरांतक को परास्त कर उसकी हत्या कर बस्तर अंचल में दोनों मंडलों का अधिकार स्थापित किया। वास्तव में सोमेश्वर देव ही है जो सबसे प्रतापी नाग वंशों का सबसे प्रतापी राजा साबित हुआ। तो आज हम लोग विशेष करके सोमेश्वर देव प्रथम पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सोमेश्वर देव प्रथम की अगर बात किया जाए 1069 से 1111 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। तो गुंड महादेवी के नारायण पाल शिलालेख, जो गुंड महादेवी के नारायण पाल शिलालेख से ज्ञात होता है कि सोमेश्वर प्रथम छिंदक नागवंश का था। उसकी माता का नाम गुंड महादेवी था और पुत्र का नाम कन्हर देव था। तो हमको पता चलता सोमेश्वर देव की माता का नाम गुंड महादेवी किस अभिलेख में, नारायण पाल शिलालेख में ना, और इनके लड़के का नाम कन्हर देव पता चलता है। पुरुषपाल शिलालेख सोमेश्वर देव से संबंधित है। पुरुषपाल शिलालेख जो है उसी से है, सोमेश्वर देव से संबंधित है। मधुरांतक देव ने चोलों के साथ गठबंधन किया था। इसी प्रतिक्रिया स्वरूप सोमेश्वर देव ने चालुक्यों से गठबंधन किया था। मतलब मधुरांतक देव ने चोलों के साथ हाथ मिलाया, तो सोमेश्वर देव ने चालुक्य के साथ हाथ मिला के इसको धूल चटाई, मधुरांतक देव को धूल चटाई और हाँ और उसको हराया। सोमेश्वर देव ने मधुरांतक देव को परास्त किया और मार डाला। बारसूर शिलालेख में सोमेश्वर प्रथम की रानी गंगा महादेवी, देखो माता का नाम जो था गुंड महादेवी और पत्नी का नाम जो मिल रहा है गंगा महादेवी ना, द्वारा शिव मंदिर के ग्राम देने की उल्लेख किया गया है। वैसे ये काफी प्रतापी राजा हुआ था, इसने बहुत सारे जीत अर्जित किए थे। पुरुषपाल शिलालेख के अनुसार सोमेश्वर ने उडु अर्थात उड़ीसा, बेंगी, गोदावरी एवं कृष्णा नदी के बीच का प्रदेश था, लेंजी, रतनपुर, भद्रपत्तन, वज्र, कोसल के राजाओं से युद्ध किया था।
माने ये काफी प्रतापी राजा था। शिलालेख के अनुसार उसने रतनपुर को उसी तरह रोन डाला जैसे विशाल का हाथी कमल फूल का कुचल डालता है। उस समय कलचुरी वंश का शासक पृथ्वीदेव प्रथम था। कभी क्वेश्चन बन सकता है इसमें, तो सोमेश्वर देव जब यहाँ पर आक्रमण किया था रतनपुर में, उस समय शासक कौन थे? छत्तीसगढ़ कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम। याद रखेंगे, पृथ्वीदेव प्रथम उस समय शासक था। शिलालेख के अनुसार सोमेश्वर ने शिलालेख के अनुसार सोमेश्वर ने कौशल के 6,96,000 ग्राम को जीत लिया। ऐसा शिलालेख में उल्लेख है कि कौशल, ये तो रतनपुर का राजा को भी हराया था, और कौशल राजा कोई रहा होगा जिसने 6,96,000 ग्राम को जीत लिया। हालांकि छत्तीसगढ़ में इतने ग्राम नहीं है, हो सकता अतिशयोक्तिपूर्ण शिलालेख में वर्णन किया गया ये 6,96,000 ग्राम को जीत लिया गया था। तो कभी क्वेश्चन पूछे तो बनना चाहिए। रतनपुर शिलालेख के अनुसार कलचुरी शासक जाजल देव प्रथम ने सोमेश्वर देव को बुरी तरह हराया और उसको उसकी रानियों सहित कैद कर लिया, किंतु बाद में उसकी माता के कहने पर उसे छोड़ दिया था। तो आपको ये जाजल देव जो जांजगीर चांपा बसाया था, ये जाजल देव प्रथम, इन्होंने सोमेश्वर देव को परास्त किया था और हराया था। ये रतनपुर शिलालेख से हमको पता चलता है, रतनपुर शिलालेख में हमको ये पता चलता है जाजल देव ने इसको बुरी तरह परास्त कर दिया था। इसके बाद जो शासनकाल आता है वो आता है कन्हर देव का। कन्हर देव हम पहले ही बता चुके हैं, ये कन्हर देव कौन है? तो कन्हर देव सोमेश्वर देव का पुत्र है। तो कन्हर देव का भी आपको है, तो कन्हर देव में भी याद रखेंगे कि इसको हाँ, कलचुरी शासक का पृथ्वी देव द्वितीय ने हराया था। सोमेश्वर प्रथम के पश्चात कन्हर देव को भी कलचुरी नरेश पृथ्वी देव द्वितीय ने को भाजन बनना पड़ा और राजधानी छोड़कर भागना पड़ा। उन्हें बुरी तरह हराया कन्हर देव को। तो अपने को याद रहना चाहिए, केवल सोमेश्वर देव ने पृथ्वीदेव प्रथम को हराया। सोमेश्वर देव ने पृथ्वीदेव कलचुरी राजा प्रथम को हराया और रतनपुर को रोन डाला था। उसी का बदला लिया था हमारा यहाँ पर जाजल देव ने। जाजल देव ने सोमेश्वर देव को बुरी तरह हराया। इसके बाद इसने फिर कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय ने भी कन्हर देव को बुरी तरह हरा दिया था। अंतिम शासक का जो जिक्र मिलता है, वो अंतिम शासक मिलता हरिश्चंद्र देव। इसका अंतिम शासक मिलता हरिश्चंद्र देव। तो हरिश्चंद्र देव के बारे में कहा जाता है, अंतिम लेख टेमरा, अंतिम लेख टेमरा से प्राप्त सती स्मारक लेख जो 1324 है, जिसमें हरिश्चंद्र नामक चक्रकोट राजा का उल्लेख है। बस्तर में प्रचलित किंवदंती माने कहानी के अनुसार यहाँ के नाग वंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव को पराजित कर वारंगल के चालुक्यों ने अपना प्रभाव चक्रकोट पर स्थापित किया। माने यहाँ पर चालुक्यों ने अपना प्रभाव स्थापित किया था। इसको पूरी तरह से अंत जो किया था काकती राजा अनमदेव ने। तो सर्वप्रथम काकती राजा अनमदेव ने सबसे पहले दक्षिण बस्तर पर विजय प्राप्त किया और बाद में इंद्रवती नदी के उत्तर क्षेत्र को भी अपने अधिकार में कर लिया और मंधोता को अपनी राजधानी बताया एक काकती राजा अनमदेव ने। इस प्रकार हम देखते हैं छिंदक नाग वंश का अंतिम राजा हरिश्चंद्र देव था। इसके बाद ये पूरा राजवंश खत्म हो जाता है। और मैंने कहा था कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख है जिसको हम लोग को थोड़ा सा एक नजर याद भी कर लेना है। तो देखो, एराकोट अभिलेख, कभी पूछा एराकोट अभिलेख, तो कोट भी एक आभूषण होता है। कोट भी एक आभूषण होता है, तो कोट से यारा को ना एर्रा कोट वास्तव में है, तो ये भूषण आ जाएगा। गुंड महादेवी, अब गुंड महादेवी का नारायण पाल शिलालेख, तो गुंड माने महादेवी ने गुंडे पाल रखा था। महादेवी ने गुंडे पाल रखा था, ऐसे याद कर, गुंड महादेवी तो नारायण पाल, पाल क्या पाल? गुंडे पाल, तो गुंड महादेवी याद आ जाएगा, तो नारायण पाल शिलालेख आ जाएगा। सोमेश्वर देव का पुरुष पाल शिलालेख, पुरुष माने पुरुष लोग ही सोम रस पीते हैं, ऐसे ना, पुरुष लोग ही विशेष करके सोम रस पीते हैं। सोमेश्वर देव का आएगा पुरुष पाल शिलालेख। उसी प्रकार बारसूर शिलालेख सोमेश्वर का आ जाएगा। ठीक है, बारसूर, सोम तो एक प्रकार का बार है ना, सोमवार रविवार, तो बार से आ जाएगा सोम, और बार में ही मिलता है ना, दूसरा बार अगर देखो तो सोमरस तो बार में ही मिलता है। और लास्ट में आएगा टेमरा सती अभिलेख हरिश्चंद्र देव का। तो हरिश्चंद्र एक बहुत प्रतापी राजा हुआ था, बहुत सत्यवादी भी हुआ था, सुने होंगे, और सत्य हुआ तो मरा, सत्य बोल के ही मरा, ऐसे करके याद करोगे तो हरिश्चंद्र आ जाएगा। तो मरा, मरा कौन मरा? हरिश्चंद्र मरा, सत्य बोलते ना हरिश्चंद्र देव, ऐसे याद करोगे। तो इस प्रकार आपको याद करने की कोशिश करना होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरा वीडियो को वॉच करते हो इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।